मेरा नाम डॉक्टर अजय बल्हारा है और मैं फ़िलहाल शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, लेकिन नहीं हूँ। और आपको अजीब लग सकता है जो लोग इस स्थिति को नहीं जानते हैं। उनके लिए ये बता दूँ कि कार्यरत हूँ क्योंकि मैं विभाग में नौकरी करता हूँ और नहीं हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल ऑन रोल नहीं हूँ, यानी अंडर सस्पेंशन चल रहा हूँ। और ये करीब अभी एनिवर्सरी आने वाली है। एनिवर्सरी शादी की नहीं, किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि मेरे निलंबन की एनिवर्सरी आने वाली है आज से ठीक 5 दिन के बाद। आपको याद दिला दूं कि 28 जनवरी 2021 को साढ़े 7 बजे मुझे निलंबन के आदेश प्राप्त हुए थे। किसान आंदोलन के अंदर सक्रिय भागीदारी का मेडल मुझे मिला था और मैं इस पे दुख व्यक्त नहीं करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ कि सरकार ने सरकारी कागज़ पे लिख के दिया कि फ़लाँ व्यक्ति ने एक भारत की जो 88% आबादी है, जो कि स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसके लिए जिसके अंदर आज भी हम ये देखते हैं कि करीब 6.25 लाख जो गांव हैं वो बसते हैं इस भारत के अंदर। उस भारत के अंदर जिसमें 6 लाख के आसपास गांव हैं, उन गांव के अंदर किसान हैं। उन गांव के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस पर मैं गर्व महसूस करता हूं। और आज की बातचीत में हम उन्हीं 6.25 लाख, जिनको मैं एक आध बार 6 लाख भी बोलूँगा और शायद 7 लाख भी बोलूँगा। 7 लाख इसलिए बोलूँगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता का स्टेटस हमें मिला था, तो उस वक्त जो भारत के अंदर जो गाँव की संख्या थी वो करीब 7 लाख थी। तो इसको 6 लाख कहिए, 7 लाख कहिए, 6.25 लाख कहिए, 6.25 लाख कहिए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी दुनिया के जो 7वें सबसे बड़े देश यानी भारत के अंदर, और अगर घनत्व का मामला लें, पॉपुलेशन घनत्व का मामला लें, तो पहला जो बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस भारत, उस हिंदुस्तान, उस इंडिया के अंदर जो असल भारत बसता है वो आज भी गांव के अंदर बसता है। और गांव के अंदर कौन है? गांव के अंदर है कमेरा वर्ग। कमेरा वर्ग को यूं जान लीजिए कि मूलतः किसान, और किसान के साथ जुड़े हुए जितने आर्टिसन हैं उनको आप लोहे का काम करने वाले लोहार कहिए, चर्मकार कहिए, बढ़ई कहिए, बुनकर कहिए, या किसी और तरह के मिट्टी के औजार बनाने वाले लोग कहिए, जिनको कुम्हार कह सकते हैं। ये मैं सब जो है कार्यों के नाम ले रहा हूँ, न कि जातियों के नाम ले रहा हूँ। तो आज जो है हम इस पे बात करेंगे, गांव पे बात करेंगे। और जैसा कि इसके प्रोमो के अंदर डाला गया था, सफ़र एक सदी का, गाँव सफ़र एक सदी का, तो इसको भी मैं आपको बातचीत शुरू करने से पहले स्पष्ट करता चलूं कि हम किस सदी की बात कर रहे हैं। साथियों, जब हम गांव की बात करते हैं, हम ग्राम की बात करते हैं, तो एक जो उक्ति है या एक शब्द, संयुक्त शब्द है ग्राम स्वराज, वो अनायास ही हमारे दिमाग में उतर जाता है, कौंध जाता है। क्या है ग्राम स्वराज और क्यों हम इसे एक सदी के सफ़र की तरह से देखते हैं, और आज इस पे हम क्यों बात करना ज़रूरी समझते हैं। देखिए, आप अभी पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा का एक चर्चित मामला सामने आया, उनके अरेस्ट का मामला सामने आया। उससे अगले दिन मेरे अरेस्ट का मामला सामने आया और वो निपट गए। उसके बाद तोशाम किरावड़ गांव से एक बात आई कि किसी महिला शिक्षिका ने किसी चीज़ का विरोध किया, और वो बहुत शांतिपूर्ण विरोध किया, और उसके ऊपर फिर महिला पे किस तरह से दबाव बना गया, किस तरह से तमाम तरह का सरकारी अमला थोक के और उस दबाव के अंदर उस महिला से माफ़ीनामा और उसको जबरन जो है वो दवा देना, और इस तरह की तमाम चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले हम करीब 1 साल 13 दिन का एक बड़ा आंदोलन देख चुके, जिसके अंदर आप जितनी सारी फोटो उस आंदोलन की देखते हैं उसमें आपको पगड़ियाँ और चुंदरी दिखाई देती हैं। पगड़ियाँ और चुंदरी क्यों दिखाई देती हैं, और इससे क्या पता लगता है कि एक बड़ा आंदोलन, यदि आज़ादी के आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर होता है, तो उसके अंदर पगड़ियों का या लाठियों का
या ट्रैक्टर्स का दिखना, क्या ये अनायास है, क्या ये किसी तरह की साजिश थी कि उन्हीं को दिखाया जाए, क्या उसको हम ये कहें कि एक प्रमोशनल इवेंट था कि पगड़ियां ही दिखाई जाएं, धोती बांधे हुए बुजुर्ग ही दिखाए जाएं, या कोई इसके मूल में कोई बहुत बड़ा सत्य छुपा था। देखिए, जिस नज़रिए से मैं देखता हूं, जो पर्सपेक्टिव मेरा है कि किसी भी बड़े आंदोलन के लिए, किसी भी देश के अंदर जब बड़ा आंदोलन होता है और जहां रेडिकल चेंज की, आमूलचूल परिवर्तन की कोई बात आती है, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि गांव उठता है और सत्ता से टकराता है। वो आप आज से 90 साल पहले की बात ले लें, वो आप जो है 100 साल पहले की बात ले लें, या फिर 90 साल का एक और आज़ादी का सफ़र था उसकी बात ले लें, जो हम करीब करीब 1857 से 1947 तक गिनते हैं। इसके अंदर आप सभी सुधीजन हैं, आप जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं कि 1857 के अंदर जो क्रांति आई, जिसको अंग्रेज़ों ने और अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने गदर का नाम दिया, जो एक कारतूस में चर्बी होने की बात से शुरू हुई और वो तिरंगा जो है भारत माता के मस्तक पर लहराने पे जाके वो बात समाप्त हुई। वो 90 साल का सफर, अगर उस पर आप एक दृष्टिपात करते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं, तो यही पगड़ियाँ, यही जो है चुनरियाँ, और यही ट्रैक्टर, और यही हंसिए, और यही जेलियाँ, यही डंडे, यही डोगे, ये तमाम चीज़ें आपको इतिहास के अंदर जितने फोटो मिलेंगे उनके अंदर मिलेंगी। आप जलियांवाला बाग कांड की फोटो उठा के देख लीजिए, आप अपने हरियाणा में आए सिंघानी कांड के अंदर जो प्योरली जो किसानों की बर्बर हत्या हुई थी उसमें देख लीजिए, आप जो है इसको बंगाल के अंदर जिस तरह के किसानी आंदोलन हुए थे उनकी फोटो उठा के देख लीजिए। आप क्रॉनिकल्स में जाइए और फोटो उठा के देखिए कि जहां भी इस देश के इतिहास में जहां भी बड़ा आंदोलन हुआ है वहां पे आपको पगड़ियां लड़ती हुई दिखाई देती हैं। पगड़ियां जो है ट्रांसफर एक जगह से आंदोलन स्थल से वापस उनके मूल स्थान पे लाई ले जाती हुई दिखाई देती हैं। ये तमाम चीजें, मैं एक भूमिका तैयार कर रहा हूं आज के बातचीत की कि क्यों इस तरह के तमाम आंदोलनों में जब किसी आमूलचूल परिवर्तन यानी रेडिकल चेंज की बात की जाती है तो क्यों एकदम से पगड़ियां, साफे और चुनरियां और जो हमारे बुजुर्ग लाठी रखते हैं या डोगा रखते हैं, या ट्रैक्टर ट्रॉलीज का दिखना, या ट्रैक्टर के ऊपर बंधे हुए हलों का दिखना, या फिर ग्रामीण अंचल की भाषा से आए गीतों का जो है बहुत प्रचलित हो जाना, ये तमाम चीजें इंडिकेट क्या करती हैं? ये तमाम चीजें इंडिकेट करती हैं कि जब भी वो चाहे स्वाधीनता का आंदोलन हो, वह आर्थिक स्वाधीनता का, जैसा कि अब आंदोलन अब दौर में चल रहा है, जब भी स्वाधीनता की बात आएगी तो गांव उठेगा और गांव लड़ेगा। तो इस गांव की बात कर लेना बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है आज के दिन कि गांव क्या है और गांव की ताकत क्या है और गांव कैसा होना चाहिए था। हमारे पास एक किताब है, एक बहुत पवित्र किताब है, न वो कुरान है, न वो बाइबल है, न वो गीता है, न वो हमारे वेद और वेदांग हैं, बल्कि आज़ाद लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर एक किताब है जिसका नाम संविधान है, या फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए हैं। उनमें से एक आर्टिकल पे मैं आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए कि आर्टिकल 243, और आर्टिकल 243 में मैं जितनी भी उपधाराएं हैं ए से लेके ओ तक, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह ओ तक चले जाइए। और भी संशोधनों के बाद बहुत सारी चीजें आई होंगी। आर्टिकल 243 के आसपास आज हम बात करेंगे कि वो किस चीज की बात करता है, उसका आना क्यों होता है संविधान के अंदर। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम गांव की बात करते हैं, जब हम आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम आर्थिक स्वाधीनता की बात करते हैं, जब हम बड़े आंदोलनों की, सत्ता से टकराने
बचाने की बात करते हैं, जब हम बहुत सारी शहादतों की बात करते हैं, तो हमें कौन याद आता है? गांव याद आता है। और वो गांव क्यों याद आता है? उसके मूल में ये जो आर्टिकल 243 है ये आता है। आर्टिकल 243 की अगर मैं भाषा कहूं तो वो ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा से आप सभी परिचित हैं। आम जन जो गांव का होता है वो इलेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उनके साथ यदि ग्राम पंचायत मिल जाती है तो एक आम सभा का गठन होता है, जिसके अंदर सभी ग्रामवासी अपनी बात कहने का और अपने लिए नियोजन करने का हक रखते हैं। और इसको हमारे संविधान ने जो है 243 के अंदर बहुत ही पुख्ता तरीके से इसको स्वीकार किया कि इसकी आवश्यकता है। इसके भी पीछे अगर हम जाएं, जब हम कहते हैं कि गांव एक सदी का सफर, तो ये सदी कहां से निकल के आती है? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी देश के अंदर एक ऐसे आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता हुए, या आप उसको कहें कि आज़ादी के नेता भी हुए, जिनके ऊपर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो धर्म संसदों के अंदर एक विशेष तरह की अभद्र टिप्पणी करने के प्रयास लगातार जारी हैं और प्रयास किए गए हैं। कुछ नकली असली गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ भगवे चोले पकड़े भी गए, कुछ नहीं भी पकड़े गए, और उनके समर्थन में उतरती सत्ताधारी पार्टी, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। तो मैं उसी गांधी से बात शुरू करता हूं कि इस गांव की बात में गांधी कहां से आते हैं। देखिए, मेरे नजरिए से गांधी, दो गांधी इस देश के अंदर मुझे दिखाई देते हैं। हालांकि नाम एक ही है। मैं बिल्कुल मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं, जिनको राष्ट्रपिता भी कहा, जिनको महात्मा भी कहा। मैं उसी गांधी की बात करता हूं। उसके दो चरित्र जो है दुनिया के सामने आज हैं कि एक सत्ताधारी पक्ष है जो उसके चश्मे को प्रयोग करता है, लेकिन उसको धर्म संसदों में गाली दिलवाता है, उसको कांग्रेस का एक चेहरा बताता है, इसलिए उसके खिलाफ चलता है। और एक दूसरा पक्ष है आमजन और स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस, जो उसे एक धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक गुरु के तौर पे देखते हैं। मैं उसका एक पक्ष ले रहा हूं जो ऐतिहासिक पक्ष है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये पूरा विश्व कहता है। अन्यथा किसी व्यक्ति का, किसी देश की जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी करेंसी पे छप जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। खैर, हम राजनीतिक जो लबोलबाब है उसको अलग रखते हैं। हम वापस लौटते हैं गांव की ओर कि जब हम गांव की बात करते हैं, जब हम संविधान के अंदर जो 243 आर्टिकल की बात करते हैं, तो गांधी क्यों याद आते हैं? जब हम 100 साल के, एक सदी के सफरनामे की बात करते हैं, और खासकर जब गांव का जिक्र आता है, गांव के सफरनामे की बात करते हैं, तो गांधी क्यों याद आते हैं? तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता से भी करीब 27 वर्ष पहले, जी हां, 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, 1920 में पहली बार एक शब्द का प्रयोग महात्मा जी करते हैं जिसका नाम था ग्राम स्वराज। किस तरह के ग्राम स्वराज की बात करते हैं, और स्वराज का मतलब क्या है, ग्राम का मतलब क्या है, इसके साथ ही जुड़े कुछ और शब्दों की बात करेंगे। स्थानीय स्वशासन। आप में से कुछ लोग अभी से बोर होना शुरू हो गए होंगे, संडे है, आपके पास बहुत अच्छी चीजें करने के लिए समय था। जो लोग अभी बोर हो रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि आज आपकी बोरियत का जो सबसे बड़ा कारण है कि आप घर के अंदर बंद हैं। आपके जो ऊपर जो है तमाम तरह के चेहरे के ऊपर पहरे, आपकी चलने की स्वतंत्रता के ऊपर पहरे, आपके फेसबुक, ट्विटर या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर जो पहरे हैं, जो गुलामी की जंजीरें आपके पैरों में जकड़ दी हैं। आप कौन सा शब्द कहां पे लिखेंगे, कौन सा शब्द बोलेंगे, किस व्यक्ति का नाम लेंगे, उस पे ये तय होगा कि आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आपकी पोस्ट रहने दी जाएगी कि नहीं रहने दी जाएगी। इन तमाम चीजों के घेरे में बंद आप जो इस कड़ाके की सर्दी में घर में पड़े हैं और बोर हो रहे हैं, आज मैं उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी अपनी तरफ से करने जा रहा हूं। मुझे ठीक से नहीं ज्ञान है कि मैं उसको कहां तक जो है एक सार्वजनिक मत उसके ऊपर जुटा पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि गांव क्यों जरूरी है और गांव हमारे आर्थिक स्वाधीनता की लड़ाई में किस तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए हम विषय को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि काफी सारे साथी अब जुड़ गए हैं।
जो साथी अभी जुड़े हैं, जो साथी पहले से जुड़े हैं, उन साथियों से करबद्ध निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण बात या किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करने वाला है, तो आप ज़रूर दी अवेयर के फेसबुक चैनल पे, दी अवेयर के यूट्यूब चैनल पे और मेरे अपने पेज डॉक्टर अजय मानव, उस पेज पे जिस पे आप जुड़े हैं, इन सब के लिंक ग्रुप्स में शेयर करें, इस पोस्ट को शेयर करें ताकि और लोग जुड़ पाए। अब मैं एक व्यक्ति का नाम और लूंगा और उसके बाद हम बात शुरू करेंगे, जिसका मैंने शुरू में लिया था। आजकल उस व्यक्ति को डॉक्टर डॉट डॉट के नाम से कहते हैं। जी, मैं बिल्कुल उनका प्रचार नहीं करना चाहता हूं, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है, लेकिन मैं उनका एक पक्ष इस बातचीत के अंदर लेना चाहता हूं कि आज वो कहां हैं। वो आज जो है, जब उनके अरेस्ट की घटना हुई थी और उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो वहां से रिलीज होके आते हैं, तब से वो अब तक क्या कर रहे हैं। आप उनकी बहुत सारी वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे देख रहे होंगे कि वो गांव के अंदर जा रहे हैं और गांव के अंदर बात कर रहे हैं वो स्वावलंबन की, जो रूरल सेल्फ डिपेंडेंसी है, जो ग्रामीण स्वावलंबन है, जो ग्रामीण स्वराज्य है, इससे जुड़ता हुआ शब्द है ग्रामीण स्वावलंबन या रूरल सेल्फ डिपेंडेंसी। इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस पे किस तरह से आया जाए और ये किस तरह से जरूरी है और इसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इन तमाम पक्षों पे हम बात करेंगे। और आज हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं और समाधान क्या है। शायद आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, आप अपने समय के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। जिसको सुनना है सुनते चले जाइएगा, बाद में आप उसको देख सकते हैं तो बाद में देख लीजिएगा। तो मैंने आर्टिकल 243 से बात शुरू की और बात गांधी जी पे आई और बात आ गई एक शब्द पे, ग्रामीण स्वावलंबन या ग्रामीण स्वराज। क्या है ग्रामीण स्वराज? तो इससे पहले हम ग्रामीण को हटा दें तो स्वराज जो है इस संयुक्त शब्द का एक मूल यानी रूट वर्ड जिसको हम कहते हैं, मूल शब्द बचता है। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज खुद में अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, स्व और राज। अपना खुद का राज, अपना खुद का शासन, जिसको हम स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस भी कहते हैं। ये 2 शब्द आज मैं लेके चला हूं आज की बातचीत के लिए, जो कि बड़ा मुद्दा आज के परिप्रेक्ष्य में बन जाते हैं। और क्यों बन जाते हैं, इस पर हम तमाम सारी चीजें बातें अभी रखने वाले हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं स्वशासन की या स्वराज की, तो हम बात करते हैं कि हम अपने लिए, अपने एक लोकल समाज के लिए, एक स्थानीय समाज के लिए, चाहे वो न्याय की बात है, चाहे वो नियोजन की बात है, चाहे वो प्रबंधन की बात है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो हमारी शिक्षा की बात है, इन सब के मुख्यतः मैं इन तीनों चीजों को ले रहा हूं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन तीनों के लिए जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, इन तीनों के अंदर अराइज होने वाले जो मुद्दे हैं, उसमें आपराधिक घटनाएं भी हैं, उसमें दीवानी मामले भी आते हैं। इन दोनों के ऊपर जो न्याय की प्रक्रिया है उसकी बात कर रहा हूं। इनके लिए प्लानिंग की, इनके लिए न्याय की, इनके लिए क्रियान्वयन की, जिसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। इन तमाम चीजों की अगर शक्तियां हम उस स्थानीय समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप देते हैं तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमें कहां से मिलती है? एक एक्ट आपने देखा होगा जिसको हम PRIs के नाम से जानते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और PRI एक्ट जो है आते हैं करीब करीब, आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो 1992 जो है ये दौर बहुत ही बड़ी राजनीतिक उठापटक का और बहुत ही अलग तरह के समाज के स्थापित हो जाने का, बहुत ही अलग तरह की अर्थव्यवस्था के स्थापित हो जाने का दौर था। मैं थोड़ा सा आपको एक बार पृष्ठभूमि में ले चलता हूं कि 1991 के अंदर जब USSR का विघटन होता है और USSR बहुत सारे टुकड़ों में छोटे देशों के अंदर बट जाता है, स्टेट्स के अंदर बढ़ जाता है, तो भारत को अलग नजरिए से अपने आप को देखने की आवश्यकता पड़ती है। वो नजरिया आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, वो नजरिया जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो बाजार आधारित है और बाजार पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो चाहे हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, बाजार उनको अपने ढंग से बदलने की ताकत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1992 के अंदर जो 73वां और 74वां संविधान का संशोधन होता है, जिसके अंदर खासकर 73वें संशोधन की हम बात करें तो उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, उसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात होती है, उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण, किसका, सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात होती है, उसके अंदर जो है फाइनेंस का जो है बंटवारे की बात होती है, वित्त के बंटवारे की बात होती है। इस अधिनियम को जब हम गौर से देखते हैं तो इस अधिनियम के अंदर ये चीजें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं कि जो सपना 1920 से 22 के लगभग आज 2022 आ गया है, इसलिए मैं कहता हूं कि जिस मुद्दे की आज हम बात करते हैं, जिस गांव के स्वावलंबन की हम बात करते हैं, जिस ग्राम स्वराज की हम बात करते हैं, उसका ये 100 साल का सफरनामा जो है आज इस परिप्रेक्ष्य में देखना क्यों जरूरी हो जाता है। वो 100 साल मैं फिर से याद दिला दूं कि 1920 में जब ये पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल जो है माननीय महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, उसके बाद 1950 के अंदर 243वां आर्टिकल जोड़ा जाता है, जो कि खुद से फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है, ग्राम पंचायत की बात करता है, उसके चुनने के तरीकों की बात करता है, उसको किस तरह की शक्तियां दी जाएंगी और उनका क्रियान्वयन, उनका निष्पादन किस तरह से होगा, इन तमाम चीजों की आर्टिकल 243A से O तक बातचीत होती है। लेकिन ये बातचीत हो रही है तो क्या ये केवल संविधान की किताब में लिखे हुए अधिकार और नियम है, या फिर ये कभी धरातल पर उतरे या उतरेंगे, इस पे हमें दृष्टिपात करने की आवश्यकता आज महसूस होती है। साथियों, जो अभी एनआरकी अनरेस्ट चल रहा है, देखिए दो पक्ष हो सकते हैं। बहुत सारे साथी मेरी बातचीत को नापसंद इसलिए करेंगे कि हम पिछले 1-1.5 साल से सरकार से टक्कर ले रहे हैं और सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं आपको यहां ये याद दिला दूं कि सरकार के खिलाफ लिखना या सत्ता से टक्कर लेना किसी एक पार्टी के खिलाफ हो जाना है, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो जाना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन यदि उस सरकार को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो व्यक्ति ही सरकार है, तो फिर हम उस व्यक्ति का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसने खुद को इस तरह से प्रेषित किया है कि मैं ही सरकार हूं, अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो मेरा ही विरोध करना होगा, यदि आपको सरकार का विरोध करना है तो मेरी पार्टी का नाम लेके ही विरोध करना होगा, क्योंकि मैं, मेरी पार्टी और सरकार आज की जो सिनेरियो है इसके अंदर एक ही है। ये मैं आपको स्पष्ट करता चलूं तो मैं आप तमाम साथियों से जो मेरे विरोध में बहुत ताकत लगाते हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस बातचीत को सुने और फिर स्वयं फैसला लें। वापस लौटते हैं गांव के मुद्दे पे। अब हम जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे थे, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वावलंबन की हम जो बात कर रहे थे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर क्रिमिनल और सिविल जस्टिस स्थानीय लोगों को देने के लिए कहा गया। यानी जो आपराधिक और दीवानी मामले हैं वो अगर स्थानीय हैं, यदि उनका नेचर स्थानीय है, यानी एक व्यक्ति ने गांव के अंदर ही कोई पैटी अपराध किया, एक व्यक्ति ने गांव के अंदर ही किसी की फसल चुरा ली या फसल को नुकसान कर दिया है, किसी की संपत्ति के ऊपर बुरी दृष्टि डाली, ये मामले हुए स्थानीय मामले। लेकिन यदि उसी स्थानीय इकाई से बाहर निकलकर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कोई बीच में आता है सिनेरियो में, तो फिर वो बात स्थानीय स्तर की नहीं रहती, उससे ऊपर यानी राज्य और राज्य से ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे चली जाती है। तो मैं केवल उन मुद्दों की बात कर रहा हूं जो प्रभावित करते हैं केवल एक छोटी इकाई को, जिसको हम ग्राम या जो ग्राम सभा या गांव कहते हैं। इस पे अगर मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं आर्टिकल 243 को पढ़ता हूं। मैंने नोट किया था, मैं आपके सामने इस कागज से पढ़ना चाहूंगा। ग्राम सभा के बारे में 243A में आप भी खुद जांचिएगा इसको संविधान में आने के बाद। ये लिखता है, एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स, मैं इसको हिंदी में भी बोलूंगा, एक ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स, एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकती है, एंड परफॉर्म सच फंक्शंस, और ऐसे कार्यों का निष्पादन कर सकती है एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पर, एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड। जैसा कि किसी राज्य का लेजिस्लेचर
किसी राज्य का लेजिस्लेचर कानून के तहत उसको प्रदान करे। अब देखिए, एक तरफ बात आती है स्थानीय स्वशासन की, स्वयं पे स्वयं का शासन, और दूसरी तरफ डेफिनेशन के अंदर एक बड़ा लोचा डाला गया है कि वो उतनी ही शक्तियों का प्रयोग करे और उतने ही कार्यों का निष्पादन करे जितने की राज्य का लेजिस्लेचर उसे कानून के दायरे में रह के प्रदान करता है। तो भाई साहब, ये इस तरह की बात है कि आपको खीर खाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, आप कितनी खाएं कितनी ना खाएं, लेकिन इसके ऊपर एक लेकिन लगा दिया है कि ये तय कोई और करेगा। आपके ऊपर की कोई इकाई ये तय करेगी कि खीर आपके सामने रखी जाएगी, कितनी रखी जाएगी, कब रखी जाएगी, किन परिस्थितियों में आप उसको खाएंगे, उसमें कितना मीठा होगा, आप किन लोगों में बांट सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, और कब आपका मन नहीं करे तो भी आपको खानी पड़ेगी। तमाम तरह की खीर से संबंधित जो फैसले हैं वो करेगा कौन? राज्य करेगा, गांव नहीं करेगा। तो ये यहां से एक कमजोर प्रथा की शुरुआत होती है जब हम ये देखते हैं कि किसी चीज का बीज कहां पर है, किसी चीज का मूल कहां पर है, तो हम वापस लुक बैक करते हैं अपने संविधान की तरफ। आज हमारे देश के अंदर जितने भी अधिनियम बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, जितने भी उपनियम बनते हैं, जितनी भी एडवाइजरीज, नोटिफिकेशंस, बायलॉज, रेगुलेशंस बनते हैं, ये तमाम अपनी शक्तियां कहां से ग्रहण करते हैं? संविधान से ग्रहण करते हैं। और यदि संविधान की भाषा त्रुटिपूर्ण हो, जिस तरह की मुझे इसके अंदर दिखाई देती है, या इसको अपूर्ण कह सकते हैं, मैं त्रुटिपूर्ण नहीं कहना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं, अपूर्ण कहें, कि जब आप किसी एक इकाई को स्वशासन, स्वावलंबन की बात करते हैं, आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की बात करते हैं, तो किस तरह की स्वावलंबन की बात कर रहे हैं? कि जैसा कि स्टेट लेजिस्लेशन चाहे, और स्टेट लेजिस्लेशन कैसा चाहता है ये हम आगे की बातचीत में देखेंगे। तो ये स्थानीय स्वशासन का स्वरूप, इसकी जड़ से हम लेके चले हैं कि किस तरह का पंगु स्वरूप वहां पे प्रदान किया गया और उससे क्या प्रभाव पड़े। वापस आपको लेके चलता हूं इतिहास के अंदर कि जब गोरों का शासन भारत के ऊपर था तो गांव की क्या स्थिति थी, और जब कालों का शासन हमारे ऊपर है तो गांव की क्या स्थिति है। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे इस चीज में कतई गुरेज नहीं है कि उस समय गांव की स्थिति काफी बेहतर थी और आज गांव की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है। किस तरह से स्थिति बेहतर थी और किस तरह बेहतर नहीं है, इसको देखने के लिए हमें फिर से गांव की इस इकाई को, यानी गांव की आत्मा को और शहर की आत्मा को, जिसको अर्बन एरिया कहते हैं, इन दोनों को समझना होगा कि इनके रूप क्या है। शहर क्या है, गांव क्या है? गांव का मतलब है उत्पादन, गांव का मतलब है मौलिक उत्पादन का क्षेत्र। मौलिक उत्पादन यानी जो प्रिलिमिनरी जो प्रोडक्शन होता है वो गांव के अंदर होता है, और शहर जो आए वो औद्योगिकरण के नतीजतन यहां पे आए और वो मुख्यतः प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे आए। आप समझ रहे हैं इस बात को? एक जगह उत्पादन होता है, रॉ मटेरियल उगता है या निकाला जाता है या बनाया जाता है, और दूसरी जगह उस रॉ मटेरियल के उत्पाद, उसको प्रयोग में लाने लायक या उसकी ट्रेडिंग करने के लिए तमाम तरह की चीजें की जाती हैं। तो गांव जो है मुख्यतः उत्पादक क्षेत्र है और शहर जो है मुख्यतः जो है प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के केंद्र थे। आप देखिए कि जब हम गांव की बात करते हैं तो अन्न जो उगता है, आप में से किसी ने भी अगर ऐसा देखा हो अब तक कि अन्न मुख्यतः शहरों में उगता है। मैं आपकी किचन गार्डन की बात नहीं कर रहा हूं। आपको इस चीज पे अगर आपको गुरेज हो जाए कि अन्न, तो भाई मैंने भी 2-3 गेहूं के दाने उगा रखे अपने गमले में, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। मैं राष्ट्र के अंदर जो मुख्य अन्न उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात करता हूं, और अन्न के अंदर केवल अन्न नहीं है, सारे खाद्यान्न आते हैं, उसके अंदर तिलहन भी आते हैं, उसके अंदर दलहन भी आते हैं, उसके अंदर अन्य तमाम चीजें आती हैं जो धरती से उगती है। तो उसका मुख्य उत्पादन कहां पे होता है? एक चीज। दूसरी चीज कि इसके अलावा आपको घड़े बनाने वाले कहां मिलते हैं, आपको चारपाई भरने वाले कहां मिलते हैं? आज
आज नो डाउट कि आपके शहरों में छोटी छोटी 9x9 की दुकानों में इस तरह के धंधे चल रहे हैं, लेकिन ये धंधे शुरू कहां से होते हैं? लोकल आर्टिसन से शुरू होते हैं। और वो लोकल आर्टिसन कौन होते थे, क्यों उन्होंने ये धंधे शुरू किए थे? गांव का एक स्ट्रक्चर है, उसको हम समझते हैं कि एक मुख्य उत्पादक कौम होती है। इसको जाति से मत लीजिए, इसको हम समूह कहते हैं। एक मुख्य उत्पादक समूह होते हैं, उसके पास जमीनें होती हैं, वो जमीन के अंदर उत्पादन करना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर मुख्यतः उसके पास सारे गांव की ज्यादातर जमीन होती है उस समूह के पास, तो उसको अन्य बहुत सारे लोग जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन और कई तरह की कला और श्रम की क्षमता है, उनके साथ की आवश्यकता पड़ती है। खेत के अंदर बुआई के लिए मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। आपको अगर वहां पे कोई संसाधन चाहिए, कोई मशीन चाहिए, तो तकनीकी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। आपको अपने लिए कपड़े वस्त्र चाहिए, तो मैं अब थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं कि वो गांव के अंदर कहां से आते थे। तो आपको एक जो है कपड़ा बुनकर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको एक लोहार की आवश्यकता पड़ेगी, आपको एक घड़े बनाने वाले या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिसमें हम प्राइमरीली स्टोरेज किया करते थे, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से ग्राम का एक स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर तमाम तरह की जो वर्ग थे, वो चाहे भूमिहीन वर्ग थे या भूमि धारक वर्ग थे, उन दोनों के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रिश्ता होता था, इंटरडिपेंडेंसी होती थी। और वहां पे जो है एक स्वावलंबित जो है प्रक्रिया अपने आप चलती थी कि आपको अनाज चाहिए, आपको अनाज मिलेगा, लेकिन आपसे मुझे वस्त्र चाहिए, आपसे मुझे चमड़ा चाहिए, आपसे मुझे बांसुरी चाहिए, आपसे मुझे हारमोनियम चाहिए, आपसे मुझे जो है सोने के आभूषण चाहिए, आपसे कुछ भी चाहिए, तो वो सब मिलकर काम करते थे। और इस तरह से एक गांव जो है एक सेल्फ सफिशिएंट इकाई का रूप लेता था। यहां मैं आपको ध्यान दिला देता हूं कि एक बहुत गजब की चीज थी जिसको हम एक्सचेंज एंड बार्टर के नाम से जानते हैं। एक्सचेंज और बार्टर को यूं समझिए, हरियाणवी में कहें तो आपको याद होगा, मेरी उम्र के जितने लोग हैं, कि हम अपना पल्ला करके और उसके अंदर अपने आंचल के अंदर गेहूं, चने, मकई, इस तरह की चीजें डालते थे, छोटे छोटे होते थे, और दुकान पे जाके हम अपने पसंद की खाने की टॉफियां, लॉलीपॉप या जो भी चीजें, या कुल्फी वाला आता था उससे कुल्फी लेते थे, या चप्पल वाला आता था, चाय के कप देने वाला आता था, साइकिलों पे तमाम तरह के लोग ट्रेडिंग किया करते थे, और हम उनको क्या देते थे? गेहूं देते थे। ये जो एक्सचेंज और बार्टर था, एक्सचेंज मतलब किसी चीज का दूसरी चीज के साथ बदला या उसके बदले किसी अन्य तरह की चीज दे देना, ये एक्सचेंज एंड बार्टर सिस्टम था। इस सिस्टम ने इस सिस्टम को तोड़कर करेंसी सिस्टम लाया गया। ये बहुत पहले लाया गया, मैं आज की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं। जब करेंसी आ जाती है, इसमें गहरी चाल फंसती है, गहरा पेच है इसके अंदर कि करेंसी ने गांव के स्वावलंबन को कैसे तोड़ा। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये क्या बात हुई। जी बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं, जब तक एक स्थानीय समाज के अंदर आपस में चीजें एक दूसरे को लेकर देकर काम चलता है, तब तक आपकी गर्दन किसी दूसरे उद्योगपति या किसी अन्य बाहरी शासक, सामंत या साहूकार के हाथ में आपकी गर्दन नहीं जाती है। करेंसी का चलन क्यों होता है? ताकि आपके पास अब एक ऐसी चीज है, आपके हाथ में ऐसे सिक्के या ऐसे कागज के टुकड़े हैं जिसकी जरूरत और जिसका मूल्य बाहरी लोगों के लिए भी है, जो आपको अनाज के बदले में कोई चीज नहीं देना चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि आप गांव की चीजें बाहर ले आएं, आपस में ना दें, और बाहर लाके जो मुद्रा हम आपको दे रहे हैं वो मुद्रा लें। ये असल में जो चीज थी, ये लोगों को शहर के कस्टमर बनाने की कवायद थी, कंज्यूमर बनाने की कवायद थी, कि शहर के अंदर नाना प्रकार की अनावश्यक चीजें जो है उनका उत्पादन हो, और आप क्योंकि वहां पे गेहूं लेके हर बार ना जाएं, उनको ऐसी मुद्रा की जरूरत है जिससे वो बाहर भी अपना जो आधिपत्य है वो फैला सकें। तो करेंसी चलन में आती है और गांव का स्वावलंबन दरकने लगता है। एक ये चीज मैं आपको बीच में याद दिलाना चाहता था। अब जो है हम वापस उसी चीज पे लौटेंगे कि करेंसी का उद्भव जब से हुआ, गांव का स्वावलंबन टूटने लगा। ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग या जो अर्थशास्त्री हैं इससे अलहदा विचार रखते हों।
ये चीज आई, इसने गांव के जो स्वावलंबी ताने बाने को उसको तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अब गांव के लोगों के पास आपस में ले देकर काम चलाने की बाध्यता नहीं रही, बल्कि उनके अंदर ये स्वतंत्रता आई कि मैं अपने भाई से, अपने पड़ोसी दुकानदार से, अपने गांव के आर्टिसन से लड़ाई करके उससे मुंह मोड़ लूं, उसको बोलूं हूं तू चला जा और मैं बाहर से चीजें ले आता हूं क्योंकि मेरे पास मुद्रा आ गई है। इस तरह से गांव का जो धन था, गांव के जो संसाधन थे, वो गांव से बाहर चले जाने लगे और गांव का जो नेचुरल, जो प्राकृतिक स्वावलंबन था, उस पे एक गहरा डेंट, गहरा आघात लगता है। हम लौटेंगे इस बात पे, आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज इन बातों से क्या लेना देना है। इन बातों से बहुत लेना देना है। आज जब हम गांव की हालत देखिए, दो चीजें ध्यान में रखिए। भारत जो है वो गांव का देश है, भारत कृषि का देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर संसद में ये कहते हैं कि 98 या 78% जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जब हम भारत की 136 करोड़ जनता का 98% निकालते हैं तो तकरीबन 92 करोड़ लोग आउट ऑफ 136 करोड़, यानी एक लायन शेयर जो है आज भी कृषि पर, यानी कृषि कहां हो रही है? गांव के ऊपर आधारित भी है और गांव के अंदर बसता भी है। तो किस तरह से हम एक आर्थिक आजादी की बात कर सकते हैं जब तक वो जो 92 करोड़ जनता है जो गांव पे आधारित है और गांव के अंदर रहती है, जब तक हम उनके स्वावलंबन और उनकी आजादी की बात नहीं करेंगे, उनकी आर्थिक आजादी की बात नहीं करेंगे, उनके राष्ट्र के विकास के अंदर क्या भूमिका हो, जब हम उनकी बात नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम और आप जैसे लोग जो अब पूर्णतः शहरी हो गए हैं वो आपस में इस तरह की चीजें और नई तकनीक ले आकर और इस तरह का कुछ कर सकते हैं। किसी साथी ने कहा कि आजकल 3D से समोसे बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं भाई, 3D से समोसे तो बनते हैं, लेकिन आपको ये याद दिला दूं कि समोसे बनाने वाली जो 3D मशीन है उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो हवा से बनते हैं क्या? उनमें कुछ उत्पाद पड़ता होगा, उसमें मसाले हैं वो जमीन में उगते होंगे, उसमें बेसन है वो जमीन में उगता होगा, चना जमीन में उगता होगा, नमक कहीं से उत्पादन होता होगा। तो मेरे साथियों, मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो कृत्रिम प्रोसेसिंग की यूनिट है, ये किसी भी तरह से जो प्राइमरी उत्पादन है उसको बाईपास करके किसी तरह के उत्पाद हमें नहीं दे सकते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग खूब सारी हो सकती है। खैर, वापस लौटते हैं कि ये किस तरह की बात थी। तो हम जो स्वावलंबन की बात कर रहे थे, जिसमें बार्टर और एक्सचेंज की हमने बात की, ये सारी चीजें क्या करती थी? गांव के अंदर पंचायत का स्वरूप क्या था? जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए एक्ट नहीं आया था, जब 1992 में 73वां संशोधन नहीं हुआ था, तब भी गांव जो है स्वावलंबन की तरफ ही ज्यादा जो है थे। और अब ये आ जाने के बाद वो स्वावलंबन कुछ न कुछ टूटा है, ये मेरा स्वयं का मानना है। देखिए, ये उसी तरह की बात है कि जंगल के अंदर चींटियां जो है बड़े आराम से अपना अनाज इकट्ठा करती और बहुत अच्छा सारा उन्होंने अपनी बांबी बना रखी थी। तो किसी ने वहां पे आके देखा कि ये चींटियां इतना श्रम करती हैं, इतना अच्छे से काम चल रहा है, अगर इसका अच्छे से नियोजन और प्रबंधन कर लिया जाए, यानी नियोजक, प्लानर और प्रबंधक, मैनेजर इनके ऊपर लगा दिए जाएं, तो उत्पाद कितना जबरदस्त बढ़ सकता है। तो उन्होंने उसके ऊपर वो मैनेजर बिठा दिए, मैनेजर को मैनेज करने के लिए और मैनेजर बिठा दो, उसके लिए और बिठा दो, और इतने कड़े नियम बने कि अंततः चींटियां जो है अवसादग्रस्त होकर अपने मूल काम, जो कि अन्न का संग्रह था, उसको छोड़ देती हैं और उनका श्रम से जो उत्पादन होता था वो खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्ट आए, हालांकि जिस तरह की भाषा का प्रयोग है, जो लबोलबाब उसके अंदर है, वो बहुत ही चिकना चुपड़ा दिखाई दिया, लेकिन जो ग्रामीण स्वशासन की बात थी, जो स्थानीय स्वराज की बात थी, जो ग्रामीण स्वराज और स्वावलंबन की बात थी, वो कहीं न कहीं इससे जो है कुठाराघात इसके ऊपर हुआ। और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि हमें आसानी से कोई गुलाम बना सकता है। आपको एक एग्जांपल दे दूं साथियों, जो शहरों में रहते हैं, खासकर उनके लिए, कि आज आप शहर के अंदर
शहर के अंदर अपनी मर्जी से घूमेंगे तो आपके ऊपर तमाम तरह के नियम लागू हो जाएंगे, गुलामी के नियम लागू हो जाएंगे कि आपको ये बांध के चलना है, आपको ये लगवा के चलना है। लेकिन आप आज भी तरसते होंगे कि काश इस मुश्किल घड़ी में, काश इस प्रतिबंधों के दौर में मैं किसी गांव में बैठा होता तो मैं अपने गली में, अपने गांव के गोरे पर, अपने खेतों में कितनी स्वतंत्रता से बिना कुछ बांधे आजाद घूम सकता था, अपने लोगों के बीच में बैठ के बात कर सकता था। दूसरी चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी इसी दौर में जब एक तरह की बीमारी का हवा बनाया गया पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तो भी आपने देखा होगा कि आपके पास जब गांव से फोन आते थे तो कहते थे कि हमारे तो यहां कोई बीमार नहीं हुआ है, लेकिन शहर में लाशों पे लाशों के ढेर पड़ रहे थे। ये दो चीजें आज के दौर में, प्रतिबंधों के दौर में आपको याद दिलाती है कि काश हम गांव में होते। तो गांव में ऐसा क्या हो रहा था कि गांव के अंदर ना प्रतिबंधों की इतनी कड़ाई है और ना ही आपकी जो स्वतंत्रता है उसको इस तरह से छीना जा रहा है। गांव के अंदर वो बीमारी नहीं हो रही है। क्या कारण था? कारण ये है कि गांव जो है अपने आप में सक्षम था उन चीजों से लड़ने के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य और रोग रोधी क्षमता की बात हो और चाहे उनका लोकल एरिया में काम चला लेने की बात हो, जिससे बाहर से कोई व्याधिग्रस्त लोगों से उनकी कम से कम लेन देन पड़ता हो, दोनों तरह से। और तीसरी मुख्य चीज ये थी कि गांव जो है वो एकजुटता से काम करता है। आपके शहर और आपके सेक्टर और आपकी कॉलोनियां बिल्कुल एकजुटता से काम नहीं करती हैं। अगर आप कहें कि हम करते हैं, नहीं करते हैं भाई साहब। मैं आपको अभी बता दूं कि आपके घर के सामने एक आदमी को बिना छींके के पुलिस पीट के ले जाएगी, आप अंदर घुस के फटाफट अपने छींके लगा के बैठ जाएंगे। लेकिन गांव के अंदर अगर ऐसा होगा तो वो लोग जो अंदर सो रहे होंगे वो अपना लठ उठा के बाहर आएंगे, उस भाई को छुड़ा के अंदर ले आएंगे, और जो लोग उस छींके को लगाने टीम जाएगी या वो ठोकने जाएगी उसका भी वहीं पे इलाज कर देंगे। बिल्कुल देसी इलाज, जैसे आजकल बताया जा रहा है कि गोमूत्र और उससे, वो भी गोमूत्र और गोबर से इलाज करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा घसीट देते हैं उन लोगों को और उनको ठीक कर देते हैं प्राकृतिक तरीके से। खैर ये मजाक की बात थी। तो हमें बहुत बार लगता है कि काश हम गांव के अंदर होते, लेकिन जब हम दूर से गांव को देखते हैं तो हमें लगता है कि काश गांव के अंदर होते। जब आप गांव के अंदर जाएंगे तो आपको वो काश बोना लगने लगेगा और आपको लगेगा कि ये मैंने क्या मांग लिया। गांव के अंदर तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं आज के दिन में। सबसे पहली समस्या तो ये है कि गांव के अंदर जो है रोजगार पूर्णतः नष्ट हो गया है। गांव के अंदर रोजगार नष्ट होने का मतलब है कि गांव की ही जमीन और गांव की ही फिरनी के अंदर, फिरनी तो खैर रेजिडेंशियल एरिया है, गांव की सीमा के अंदर जिसमें उसके खेत भी आते हैं, वहां पे रोजगार का कोई तरीका, कोई पर्सपेक्टिव नहीं बचा है, नंबर 1। दूसरा, आपका स्वास्थ्य जो शहर में, आजकल आप फर्क देखिए, पहले जब हम गांव में हम लोग लड़के होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, हम गांव में जाते तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था, ये शहर से आया है इसलिए दुबला पतला है। और गांव के बच्चे जो है वो बहुत ही रोबस्ट, बहुत से ताकतवर, गोल मटोल लाल चेहरे वाले और ये रॉबले होते थे। आज आप गांव के अंदर आपके जो चाचा ताऊ हैं उनके बच्चों को देखिए, सारे के सारे बच्चे कुपोषण और नशे का शिकार हो चुके हैं। आज गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो शहर के बच्चों के बनिस्बत बहुत ही दुबले पतले, मरियल, कुरूप, अशिक्षित, भोंडे तरीके से बोलने वाले, उस तरह के हैं। लेकिन वो दौर जो हमारा दौर था आज से 40-50 साल पहले का, उस दौर में बिल्कुल विपरीत स्थितियां थी। हम लोग यहाँ बैठ के डालडा से या तेल से रोटियां खाते थे और वहां पे हम गांव में जाते तो 10 घरों से हमें दूध और घी का ऑफर आता था कि आज यहाँ खाना है, आज यहाँ खाना है। किस तरह से बदला है ताना बाना? एक तो मैंने इसमें सबसे पहली चीज कही कि करेंसी का आना जो है उसने गांव का जो धन है उसको बाहर ले जाने का एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया कि आप गांव में जो है आपस में एक दूसरे को संबल प्रदान ना करो। गांव के दुकानदार को चीजें ना बेचो, ना गांव के दुकानदार से चीजें खरीदो, ना जो गली में घूमने वाला है उससे खरीदो, ना उसको अनाज दो, बल्कि बाहर जाओ और जो बड़े पूंजीपति बैठे हैं उनसे कागज के बदले बहुत सारी चीजें जो है आप लाना शुरू कर दो। आपका धन वहां पे इकट्ठा हो जाएगा और वो लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। इस चीज ने किस तरह से हमें तोड़ा
और इसका ऐतिहासिक कारण और कोई था या सिर्फ करेंसी का चलना और 1973 का एक्ट बनना था? एक चीज और बता देता हूं उसके बीच में कि एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, और ये ऐतिहासिक कदम करीब करीब 60 के दशक में उठाया गया था, जब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट आया था। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1860 100 साल पहले भी इस पे बातचीत हुई थी। ब्रिटिश राज के अंदर भी सामंतों से, साहूकारों से ज्यादा जमीन लेके और जो भूमि हीन लोग थे उनमें बांटने के लिए लाई गई थी, लेकिन आज उसका किस तरह से दुरुपयोग हुआ और गांव का नुकसान किस तरह से हुआ। सीलिंग एक्ट के अंदर यह प्रावधान था कि कोई भी, उदाहरण के तौर पर लेके मेरे पास 12 एकड़ जमीन है, कानून में लिख दिया कि 10 एकड़ से ऊपर एक व्यक्ति जमीन नहीं रख सकता है, तो मेरी 2 एकड़ जमीन मुझे बिना किसी मुआवजा प्रदान किए गए, बिना कोई पैसा दिए, बिना मुझसे खरीदे सरकार अपने कब्जे में लेगी और जिसे चाहे उसे दे देगी। लेकिन यहां याद दिला दूं कि जो आजादी से पहले का लैंड सीलिंग एक्ट था और आजादी के बाद इसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ, उसमें फर्क मोटा क्या था। आज ये लैंड सीलिंग जो है वो केवल और केवल ग्रामीण किसान के ऊपर लागू रह गई है। मेरी बात को याद रखिए, गांव का किसान इतने एकड़ से ऊपर जमीन नहीं रख सकता है, लेकिन अगर आप किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखें, आप एक जो आईटी हब बेंगलोर के अंदर बना, उसके अंदर नंदन नीलकेणी की कंपनी का नाम याद करिए, इन्फोसिस का कैंपस 800 एकड़ के अंदर बना हुआ है। कैंपस 800 एकड़ के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप रिलायंस की बात करें, जी अंबानीज की बात कर रहा हूं, अंबानीज का कैंपस और घर कुल मिला के 1600 एकड़ के अंदर बना हुआ है। गांव का एक किसान 10 एकड़ जमीन से ऊपर जमीन अपने पास नहीं रख सकता है लैंड सीलिंग एक्ट में। अगर वो 10 है, 50 है, 20 हो गई, 100 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां जो बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास हजारों एकड़। तीसरा उदाहरण देता हूं एक और व्यक्ति का, जो कि आज आपको ये लगवाने के लिए और आपकी फेसबुक को कंट्रोल करने के लिए, आपके जो पूरे आपका ट्विटर है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपकी जो बड़ी जो न्यूज एजेंसीज है, बीबीसी जैसी, CNN जैसी, रॉयटर्स जैसी, उन एजेंसियों के लिए WHO, WTO और CDC, ऐसी सारी एजेंसीज के अंदर जिस तरह से पैठ कर गया है लाइन शेयर करके लिए, उस व्यक्ति का नाम लिए बिना आपको कहता हूं कि वो भी 2,80,000 एकड़ जमीन के ऊपर खेती कर सकता है। 2,80,000 एकड़ के ऊपर। तो भाई ये गांव का जो किसान था, इसके ऊपर ही लैंड सीलिंग एक्ट किस लिए लागू हुआ? और यदि किसी तरह से इसको उस वक्त अच्छा समझ के लाया गया था, तो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या इसे पुनः जांचने की जरूरत नहीं है? क्या इसका पुनरावलोकन करने की जरूरत नहीं है कि आज उत्पादक जो है, यदि किसान है तो किसान को उत्पादक रहने दिया जाए, बल्कि बड़ा उत्पादक बनाया जाए, और यदि उसकी क्षमता है जमीनें खरीदने की, तो उसको जमीनें एक लैंड होल्डिंग की सीलिंग हटा के उसको दी जाए, ताकि वो जो है छोटे और मझले स्तर के बीच में फंसा हुआ किसी प्रधानमंत्री के जुमले का शिकार किसान न रह जाए। उसको किसी को ये ना कहना पड़े कि ये किसान है जो पिज्जा खा रहा है, क्या ये किसान है जो अपनी हट में एसी लगा के बैठा है, क्या ये किसान है जिसके पास आधुनिकतम ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियां हैं? क्यों ना हो, उत्पादक के पास कुछ ना हो और प्रोसेसिंग करने वाले और ट्रेडिंग करने वाले के पास जो है 8-8 हजार करोड़ के और इससे भी ज्यादा की गाड़ियां और विमान और 20-20, 25-25 हजार करोड़ के विस्ता उनके लिए हो। क्यों भाई? उत्पादक के पास कुछ ना हो, उसके ऊपर सारी सीलिंग लगी रहे। जब माननीय प्रधानमंत्री संसद के अंदर ये कहते हैं कि इस 78% जनता जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड धंधों में लगी है, जो कि गांव में रहती है, इसके अंदर इसका खुद का 90% भाग, 88 है एग्जैक्टली, मैं इसको राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, इस 78% यानी 92 करोड़ का 90%, यानी करीब करीब 88 करोड़ लोग, 136 में से 88 करोड़ लोग वो निचले और मझले स्तर के किसान हैं इस देश के अंदर।
मैं क्यों गांव की बात कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है क्या? मैं 88 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं जो निचले और मध्यम स्तर के एग्रीकल्चर करने वाले गांव में रहने वाले लोग हैं, और हम उनकी चर्चा भी ना करें, हम उनके ऊपर कोई बात भी ना करें, उनकी क्या हाल है उस पर ना बात करें। उनके पसीने से हमारे जो वोट मांगने वाले लोग हैं, जो वहां बैठ के रोटी खाने का नाटक करें और उनको पसीने की बदबू आए, उनकी वीडियो बाद में लीक हो और उनको कहा जाए कि कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है, चुनाव हो जाएंगे, फिर इस पसीने में काहे को जाना है। आप इस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है गांव की, कोई नहीं जा रहा है गांव के अंदर। हम जैसे छुट भैये भी क्या करते हैं, यहां पे वाइस चांसलर के सामने 2 बार झंडे उठा के अपनी वीडियो बनवाते हैं, डीसी के सामने बनवाते हैं। हम गांव में जाके गांव के लोगों को वो संबल प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान प्रदान नहीं करने दे रहे हैं, उनको शिक्षा किस तरह से वो खुद गांव के अंदर प्राप्त करें ऐसे तरीके नहीं बता रहे हैं। वो स्वास्थ्य सुविधाएं गांव के अंदर कैसे पैदा कर ले, वो किस तरह से कॉर्पोरेशन से वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगा के स्वावलंबी बने, ये बात करने जाने के लिए हमारे पास समय नहीं। हम इन टीवी चैनल्स पे भौंक सकते हैं सिर्फ। माफ करें, जब तकलीफ होती है तो कुछ अलग तरह के स्लैंग्स निकलते हैं। मैं वापस लौटता हूं, मैं उस गांव की बात कर रहा हूं, उस 88 करोड़ जनता की बात कर रहा हूं जिनको माननीय प्रधानमंत्री संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इंगित करते हैं, जिनको कहते हैं कि इन 88 करोड़ लोगों को मैं 5-5 किलो अनाज दूंगा। और पिछले रास्ते से 2017 से एक षड्यंत्र चलाते हैं। हालांकि ये षड्यंत्र 2006 से चला था। जो लोग अपने आप को कांग्रेस का बता के और बीजेपी विरोधी बता के आजकल काफी उछल रहे हैं, उनको बता देता हूं, जो ये सिस्टम था ये उस समय चला था जब कांग्रेस का ही राज था, और अब भी चल रहा है। ये वहां भी चल रहा है जहां पे कम्युनिस्ट पार्टियों का राज है, ये वहां भी चल रहा है जहां पे आपकी भावी जो आपको प्रधानमंत्री दिखती है, छोटी दीदी, उनके यहां भी चल रहा है, और ये वहां भी चल रहा है जहां पे आपको झाड़ू वाली सरकार दिखाई देती है जो दावा करती है कि आम लोगों की सरकार है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस 88 करोड़ जनता का दमन किया जा रहा है। इस 88 करोड़ जनता के पास जो संसाधन है, और उन संसाधनों में जो सबसे बड़ा संसाधन है जमीन, उसको उनसे छीनने की कवायद जारी है। और छीन के बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, आपने आजकल एक नई टर्म सुनी होगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं भाई, कोऑपरेटिव फार्मिंग अच्छी चीज है अगर वो गांव के कॉर्पोरेशन से गांव के अंदर की जाए तो। मैं कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहा हूं कि जो पूंजीपति है, वो उद्योगपति है, वो फार्मिंग करेगा। यानी आपकी जमीनें बड़े बड़े जो है कई हजार एकड़ के फार्म्स के अंदर बदल जाएंगी। खेत नहीं रहेंगे, फार्म्स बन जाएंगे, एग्रीकल्चर फार्म्स, और उनके अंदर जॉइंट मशीनें चलेंगी, उनके अंदर बड़ी बड़ी रेल, जिसके अंदर आ जाए रेल निकल जाए, वैसे वेयर हाउसेस बनेंगे, और आपका सब कुछ जो है निकल के और उनकी पॉकेट में चला जाएगा। इनके लिए बहुत आसान है, ये आपको एक डर देंगे और 52,500 करोड़ की जो उनकी जो क्या कैपिटल है उसको चंद महीनों में छू लेंगे। लेकिन गांव उत्पादन करेगा, गांव पसीना बहाएगा, गांव कर्ज में मरेगा, लेकिन गांव के पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी। गांव के पास उतना तेल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो दिल्ली की सीमाओं तक दोबारा चला जाए। गांव की बिजली जो है वो महंगी की जाएगी, उद्योगों को सस्ती बिजली दी जाएगी, गांव के पानी के कनेक्शन पे मीटर जबरदस्ती लगाने शुरू किए जाएंगे, लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्रियां जबरदस्ती शुरू की जाएंगी, गांव की पंचायती जमीनें जबरन ठेके पे देनी शुरू की जाएंगी। यानी हर तरह से गांव की कमर तोड़ी जाएगी। आपने एमपी की पिछले महीने के एक अखबार की कटिंग जो वायरल हुई थी देखी होगी, क्या था उसके अंदर? 90% सरकारी विद्यालयों को किया जाएगा बंद। मध्य प्रदेश के अंदर 90% सरकारी विद्यालयों को किया जाएगा बंद। सरकारी विद्यालयों में कौन पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं भाई? शहर के बच्चे पढ़ते हैं क्या? आप कह देंगे शहर में भी बहुत सारे हैं स्कूल हैं, उनमें बच्चे कौन जाते हैं? मेरे और आपके बच्चे तो नहीं जाते।
उनके अंदर बच्चे जाते हैं जो हमारे घरों में सुख सहायक काम करते हैं, उनके जो आपकी गाड़ियों को चलाते हैं, आपकी गाड़ियों को धोने आते हैं, आपके बर्तनों को मांजने आते हैं, आपके बच्चों को खिलाने आते हैं, आपके तमाम तरह के आपके कपड़े धोते हैं, ये काम करने वाले लोग हैं, इनके बच्चे। तो इनको भी भाई साहब आप उसी श्रेणी में डाल दीजिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गांव ही पढ़ रहा है सरकारी स्कूल के अंदर, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद करें। क्या होगा? 15 किलोमीटर पे स्कूल होगा, कंपोजिट स्कूल। नई शिक्षा नीति के अंदर कंपोजिट स्कूल क्लस्टर बनेगा। कब, कहां पे बनेगा? अब जो है पुराने ढर्रे पे 1 किलोमीटर के अंदर गांव की जो फिरनी होती थी, उससे 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय क्यों दिए गए थे? उससे 3 किलोमीटर के अंदर उच्च विद्यालय क्यों दिए गए थे? उससे 5 किलोमीटर के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय क्यों दिए गए थे? ताकि गांव पढ़ पाए। लेकिन आज उलट किया जा रहा है कि उससे 15 किलोमीटर दूर, और खासकर जो ब्लॉक जिसको हम सेमी अर्बन एरिया कहते हैं, वहां पे स्कूल खोले जाएंगे, वहां सुविधाएं दी जाएंगी। गांव का बच्चा जिसके पास आने जाने का किराया तक नहीं होगा, वो फिर से उसी आदिम युग के अंदर चला जाएगा जब हमारे मास्टर कहा करते थे कि बेटा मैं 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर या पैदल दौड़ के स्कूल में जाया करता था। आज हमारा गांव पैदल दौड़ के स्कूल में जाएगा, लेकिन वो सामर्थ्य भी नहीं बचा है। वो सामर्थ्य भी नहीं बचा है। उस पर भी आएंगे कि वो सामर्थ्य क्यों चला गया और वो शर्म की बात क्यों हो गई है। हम टीवी की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस चीज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हेल्थ सर्विसेज हैं गांव के अंदर, देखिए पहला मैंने कहा कि गांव की शिक्षा को एक सोची समझी रणनीति के तहत तोड़ा गया। गांव के अंदर शिक्षा ना जाए। गांव के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी देख लीजिए, आपके यहाँ 4G 5G और 7G चलेगा। गांव के अंदर तो सिर्फ जी यानी जी लू उतना भी नहीं चलेगा भाई साहब। गांव के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं दी जाएगी। गांव के अंदर पेयजल की सुविधा नहीं दी जाएगी। गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र जो है वो धूल फाकेंगे। गांव का डाकखाना, गांव की लाइब्रेरी केवल नाम की होगी। गांव के अंदर जो जिम बनाए जा रहे हैं उनके अंदर 1 साल के अंदर जो है लोग गधे बांधते हुए दिखाई देते हैं। वहां पे बच्चे सुए लगाते हुए पाए जाते हैं नशे के। ये जिम का हाल आप किसी गांव को उठा के देख लीजिए। शहर के साथ कनेक्टेड मकड़ौली गांव है, शहर के साथ कनेक्टेड आपका बोहर गांव है, आपका बलियाना गांव है, आपके बहुत सारे गांव जो शहर से जुड़ते हैं, इन्हीं में जाके देख लीजिए। आप रिमोट एरिया की जो प्योरली रूरल एरियाज हैं उनमें जाके देखिए कि उनके जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके जो पशु स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके जो पुस्तकालय हैं, उनके जो विद्यालय हैं, उनका जो डाकघर है, उनका जो ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, उनके अंदर कितने कर्मी हैं और किस तरह की सुविधाएं और किस तरह का तामझाम वहां पर है। आप गांव इसलिए नहीं जाते हैं 2 दिन 2 रात के लिए कि वहां पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा। आप गर्मी में इसलिए गांव में नहीं जाएंगे कि वहां पे लाइट समुचित नहीं है। ये सारी सुविधाओं से गांव को वंचित क्यों रखा जा रहा है? जब हमें यह पता है कि 88 करोड़ लोग गांव में बस रहे हैं और यही 88 करोड़ लोग वो लोग हैं जो हमें अनाज उत्पादन में स्वावलंबी बनाने की क्षमता रखते हैं। यही गांव के अंदर कला बस्ती है, जो लोकल आर्टिसन है वो बसते हैं। तो फिर और आप खेलों में देख लीजिए, आप कुश्ती में देख लीजिए, आप मुक्केबाजी में देख लीजिए, आप दौड़ लगाने में देख लीजिए, आप हॉकी के अंदर देख लीजिए, जितने आइकन आप चाहें उतने आइकन गिनिए। जो खिलाड़ी हैं सब गांव से निकल के गए। ये क्यों हो रहा है? ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है कि गांव को पूरी तरह नष्ट कर दो। गांव के लोग जो है खेती को फायदे का धंधा ना समझने लगे बल्कि नुकसान समझने लगे और स्वतः खेती को छोड़ के मजदूरी करने के लिए शहर के अंदर आ जाएं। उद्योगपति अपने भवन निर्माण में, अपने घरों के ड्राइवर या रोजमर्रा के काम करने वालों के रूप में और अपने उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरों के रूप में उनका इस्तेमाल आसानी से करें। हमें आज जो लेबर चौक जो शहरों के अंदर बने हुए हैं वहां पे जाके किसी मजदूर से पूछना ना पड़े कि आप कितनी दिहाड़ी लोगे, बल्कि वहां पे इतने मजदूर खड़े हों कि आप स्वयं चुनाव करें कि 20 रुपए दिहाड़ी दूंगा मैं। ये खेल चल रहा है।
इस खेल के अंदर जो है जो रूरल इकोनॉमी है उसको जिस तरह से एक चरणबद्ध तरीके से क्रश किया गया है, जो यूथ पावर है उसको जिस चरणबद्ध तरीके से दिग्भ्रमित किया गया है, जो उनके एफर्ट, ज्वाइंट एफर्ट हो सकते थे, संयुक्त शक्ति, साझी शक्ति हो सकती थी, उसको किस तरह से स्प्लिट किया गया है, ये सारा षड्यंत्र हमें समझना होगा। और ये समझने के बाद हमें गांव के अंदर जाना होगा। गांव के अंदर जाने के बाद क्या करें? आप और मैं आज इस वक्त इन समस्याओं पे बात क्यों कर रहे हैं? हम क्यों बात कर रहे हैं कि गांव की कमर टूटी तो हमारा क्या, और हम अब इससे आगे क्या करें? अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि ग्राम स्वराज की जो बात की गई थी, जो सपने दिखाए गए थे, जो नियम अधिनियम बनाए गए थे, वो भोथरे थे, वो उथले थे, वो नकली थे, वो झूठे थे, तो हमें ये समझना होगा कि असली ग्राम स्वराज कब आए, गांव खुद पे शासन कैसे करने लगे। इसके लिए जो हम डॉक्टर डॉट डॉट की बात करते हैं, उस जैसे लोग एक बात अच्छी कहते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आपका हार्ड अर्न्ड मनी, जो आपकी मेहनत से, पसीने से, खून से कमाया पैसा है, वो बाहर कहां जा रहा है। वो एक एग्जांपल देते हैं, ये सर्वे मेरा नहीं है, उन्हीं का है। वो एक एग्जांपल देते हैं कि 4000 की आबादी का एक गांव करीब 53 लाख रुपया, हम इसको 50 लाख कर लेते हैं, 50 लाख रुपया पर मंथ 3 या 4 प्राइवेट स्कूलों को देके आता है। 3 या 4 प्राइवेट स्कूलों को 50 लाख रुपया प्रति माह एक गांव जिसकी औसत आबादी 4000 है वो बाहर देके आता है। दूसरा 50 लाख रुपया स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर देके आता है। 2 जगह 1 करोड़ रुपए एक गांव, 4000 की आबादी। आपके गांव की आबादी गिन लीजिए और वहां पे सर्वे कराइएगा। झूठ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि ऐसा नहीं है। और ये 1 करोड़ रुपया साल के अंदर हो जाता है 12 करोड़ रुपया। आपने कभी सोचा है कि गांव का एक स्कूल होता है, उस गांव के एक स्कूल में यदि 50 लाख रुपया प्रति माह गांव अपने आप लगाना शुरू कर दे, तो आपको नहीं लगता कि ये संगमरमर का जो आपका 8वां अजूबा है ताजमहल, उससे खूबसूरत महल बन जाएगा? आपको नहीं लगता है कि वहां अत्याधुनिक जो है जो आर्किटेक्चर की इमारत तो होगी ही होगी, अत्याधुनिक जो है सीखने सिखाने के जो संसाधन है वो आ जाएंगे? आपको नहीं लगता है कि एक विद्यालय जिसमें 50 लाख रुपए गांव प्रतिमाह लगाएगा, उसमें चाहे इंग्लैंड से और यूएसए से बुला के, या स्वीडन जो सबसे बढ़िया एजुकेशन देता है, वहां से बुला के आप वॉलंटियर्स को काम पे लगा सकते हैं? और क्यों लगाएं? हर गांव के अंदर गिनती कर लीजिए कितने युवक हैं जो पीजी यूजी करके बैठे हैं, जिन्होंने बीएड या आपका डीएड कर रखा है, कितने लोग पीएचडी करे बैठे हैं, कितने लोग बीएमएस और आरपी जो आरएमपी है वो करे बैठे हैं। ये सब लोग कर क्या रहे हैं? किसी बाहरी शहरी या सेमी अर्बन संस्थान में अगर वो एजुकेशन में है तो वहां 3000 रुपए में जाते हैं, जिसमें से 2000 रुपए आने जाने में तेल का खर्चा लगाते हैं। अगर इन्हीं युवाओं को आप अपने गांव के अंदर, सारे गांव की जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है उसको अपने ही जो गांव के सरकारी स्कूल में रखकर, उन्हीं युवाओं को वहां पे नौकरी देकर, वो जो पैसा बाहर भेज रहे हैं उससे भी चौथाई पैसा उसी स्कूल को स्ट्रेंथन करने में लगाकर आप क्या नहीं कर सकते हैं? आपने स्वरोजगार पैदा कर लिया। इस तरह से ये एक इकाई थी एजुकेशन। इसी तरह से आप हेल्थ सर्विसेज की बात कर सकते हैं, इसी तरह से आप फूड पैकेजिंग की बात कर सकते हैं, इसी तरह से आप वैल्यू एडिशन की बात कर सकते हैं, इसी तरह से आप जो है फूड प्रोसेसिंग की यूनिट लगा सकते हैं। तमाम तरह की चीज की तो जा सकती है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। कारण क्या है? फिर से वही, आपको वाईफाई नहीं मिल रहा है। एक बच्चा यदि कोऑपरेटिव फार्मिंग को पढ़ना चाहे तो आधे घंटे तक गांव में उसका लिंक नहीं खुलेगा। ये षड्यंत्र समझिए। अगर बाहर की किसी तकनीक को स्टडी करना है, किसी हेल्थ की तकनीक को स्टडी करना है, नई एजुकेशनल टेक्निक को स्टडी करना है, आपका लिंक नहीं खुलेगा। आधे घंटे तक गोल 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 घूमता रहेगा। ये कारण है कि गांव के अंदर जो उत्पादक वर्ग है, उस उत्पादक वर्ग को यदि नई चीजों का, नई सूचनाओं का, नई तकनीकी का भी ज्ञान हो गया तो वो इनकी तानाशाही को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या कह रहे थे? मुट्ठी भर किसान
मुट्ठी भर किसानों ने एक तानाशाह की कुर्सी हिला के दिखा दी। अगर ये मुट्ठी भर किसान जिनको तीनों काले कानून सच में पता ही नहीं था, वो फिर भी लड़ गए, वो फिर भी अड़ गए, वो फिर भी जीत के घर गए हैं, तो जब वो वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, उनके अंदर असल में सारी नई सूचनाएं और सारी तकनीक होंगी, एक्सेस होगा, उन तक पहुंच होगी, तो वो क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं क्या? ये ताकत कौन पैदा करेगा? ये तो अच्छा है कि बिल्ली के गले में घंटी हो तो हम सारे चूहे बच जाएं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आप बांधेंगे जनाब। आप जो अभी अपने मोबाइल पे लाइव नेटवर्क चला पा रहे हैं, आप बांधेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप शहर में बैठे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप साधन संपन्न हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अंग्रेजी और हिंदी में मेरी की गई जो बात है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है। डोंट यू ओ एनीथिंग टू द रूरल एरिया? आप में से एक आदमी बताए कि आपके पिता या उसके पिता, इससे पीछे नहीं जाने की जरूरत है, वो गांव से ना आए हो। आप में से कितने लोग हैं जिनकी आज भी गांव के अंदर से खाली पड़ी है हवेली ना हो? आपके पास कितने लोग हैं जो बेशक साझे पे, बाधे पे, बटाई पे जमीन देके खेती करते हैं, लेकिन क्या वो गांव से जुड़े हुए नहीं है? क्या उन लोगों का बिल्कुल फर्ज नहीं बनता है कि वो 2 दिन की छुट्टी सप्ताह अंत के अंदर चले जाएं, या आपकी गर्मियों की लंबी छुट्टियों के अंदर आप जाएं और गांव को जागरूक करें, गांव को बताएं कि उनकी ताकत असल में क्या है, गांव को बताएं कि वो कहां पे पिछड़ रहे हैं, गांव को ये बताएं कि जिस तरह से बहुत सारे धर्मों के अंदर दशवंध निकालने का है। मैं बहुत अच्छा, मुझे एग्जांपल याद आ गया। हम इसको अपने आरक्षण वाले जो अभी आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसके अंदर भी देख पा रहे थे कि जो पंजाब का किसान यहां पे बैठा था, उसकी रगों में आंदोलन था, धर्म बन के दौड़ रहा था, लेकिन हमारे अंदर नहीं दौड़ रहा था। उसके अंदर मैंने देखा कि किस तरह से उनके धार्मिक स्थल पैसे पे पैसा लुटाए बहाए जा रहे थे, ताकि किसान बॉर्डर पे भूखा ना मरे, ठंड में ना मरे, उनको पीने का पानी और नहाने का गर्म पानी और उनके सर पे छत मिले। लेकिन हमारे मंदिर बंद थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मंदिरों के खिलाफ, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं गुरुद्वारों के साथ हूं या मैं मस्जिदों के खिलाफ, मैं किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ नहीं हूं। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि देश का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, वहां पे किस तरह के धार्मिक स्थलों ने किस तरह की भूमिका निभाई, ये आपको स्वयं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लौटता हूं वापस, क्या कर सकते हैं? गांव के अंदर एक पुस्तकालय बनाना, एक पशु अस्पताल को ठीक से मेंटेन करना, एक डाक खाने को ठीक से मेंटेन करना, गांव के अंदर सफाई की व्यवस्था करना, ये सारी चीजों के लिए जो थोड़ा सा वित्त का प्रबंध करना है, क्या आप मैनेजमेंट पढ़े हुए लोग उनको जाके बता नहीं सकते हैं कि किस तरह ये किया जा सकता है? किस तरह चंद रुपए, आप देखिए हमारी बेईमानी देखिए, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने से लेता हूं, हम घरों में अपने बच्चों की शादियां करते हैं, हमने अपनी शादियां भी की, वहां जाके आपने ध्यान दिया क्या, जब विदा होती है लड़की तो वहां पे हम बाराती क्या लेते हैं? आपके कुएं की मानता, आपके जोहड़ का मान, चाहे 10 रुपए है चाहे 100 रुपए है, आपकी गौशाला के नाम पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं? आप कसम खा के बताएं कितने लोग हैं जो वापस जाके उन्हीं गौशाला को, उन्हीं धार्मिक स्थलों को, उन्हीं कुओं को, उन्हीं चौपालों को वो मान जो मिलती है, मान मतलब जो राशि मिलती है, सम्मान राशि जिसको कहते हैं, जो मारे में बटेऊ की मान किया करे हैं, ईमानदारी से कसम खा के अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप लोग लौट के जिस गांव के कुएं, जोहड़, जिसकी गौशाला, जिसकी चौपाड़ के नाम पे वो पैसा लेके आते हैं, आप जाके दे के आते हैं क्या? अगर आप जाके उनको ये समझाएं कि मेरे भाई ये जो पैसा है, ये जो पैसा हम कहीं कहीं से हमारे पास आता है, या हम अपनी नेक कमाई में से जो थोड़ा सा हिस्सा रेगुलर, ये नहीं कि कोई आएगा इकट्ठा करेगा चंदा खाएगा भाग जाएगा, रेगुलर तरीके से, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जो ये ग्रामीण संस्थान है इनके ऊपर अगर लगाएं और इन्हीं को मैनेज करने के लिए गांव के ही लड़के लड़कियों को आगे ले आए, तो उनको रोजगार मिलेगा और आपके बच्चों को नई तकनीक और नई सूचना से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी जो सफाई है उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, चलिए मैं उसका नाम नहीं बताता हूं, ना व्यक्ति का नाम बताता हूं। एक व्यक्ति किसी गांव के अंदर बतौर प्रिंसिपल जाता है, वहां पे युवा मंडल बनाता है।
हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो देखता है कि गांव की सारी नालियां जो अब तक पॉलिथीन से भर के ऊपर से ओवरफ्लो चला करती थी, जहां से निकलना मुश्किल था, वो सारी संडे के बाद यकायक जो है साफ नालियों में तब्दील हो जाती है। अगले हफ्ते देखता है कि वो घूमते घामते एक सरकारी छोटे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाता है। वहां पे जो झाड़ झकाड़ पैदा हो गया था, झाड़ियां पैदा हो गई थी जिसमें सांप बिच्छू निकलते थे, ईंटें रोड़े पड़े हुए थे, बच्चे वहां पे टॉयलेट करने जाते थे, वो एकदम से साफ चमकता है। वहां पे वो आदमी पूछता है भाई ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं? तो कहते हैं गुरुजी आपने युवा मंडल बनाया था, युवा मंडल ने अपने आप ये काम अपने हाथ में ले लिए। देखिए कितने गजब की बात है। और जब ये काम मिलके युवा करेगा तो उनके अंदर जो बॉन्डिंग आएगी ना, वो बॉन्डिंग काम आएगी जब आप सरकार से, सत्ता से लोहा लेने चलोगे। जो अकेले अकेले आपकी हवेलियों में, घरों में बैठे बच्चे ब्लू फिल्म देख रहे हैं, उनकी ताकत आंदोलनों में आप प्रयोग नहीं कर सकते। मैं बहुत खुले रूप से कह रहा हूं, उनकी ताकत वो संयुक्त ताकत है ही नहीं। ना उनके अंदर आध्यात्मिक ताकत है, ना उनके अंदर फिजिकल ताकत है, बल्कि वो अपनी ताकत को खत्म करके, बिल्कुल अपने आप को मरा हुआ समझ के, बिल्कुल नैसर्गिक चीजों पे, नैसर्गिक जरूरतों पे अपने जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। उन युवाओं को उठा के, उनको आत्मविश्वास दिला के, उनको सही सूचना देके, उनको संगठित होने के तरीके बता के और इस संयुक्त जनशक्ति का उपयोग करके किस तरह से सत्ता से लोहा लिया जा सकता है, किस तरह से इन जो पूंजीपति सत्ता के ऊपर सत्ता है, जिसको हम सुपर पावर जिनको हम कहते हैं, इनसे लोहा लिया जा सकता है, ये सिखाना मेरा और आपका कर्तव्य है। हमें मौका मिले तभी गांव के अंदर जाना चाहिए और गांव को खड़ा करना होगा, गांव को लामबंद करना होगा। और आप देखिए गांव से जुड़ने के तरीके। आप अगर गांव से दिल से जुड़ेंगे, उनके लिए आप कुछ अच्छा करेंगे, तो आपको बैठे बैठे ऑर्गेनिक खाना घर पे पहुंच जाया करेगा। गांव के आदमी में वो ताकत, वो लियाकत है कि वो जब शहर के अंदर आता है तो उसका कोई भी जानकार रहता हो, बस अड्डे पे उतर के उसके लिए 2 लीटर की लस्सी की जो बोतल है वो लेके आएगा। आप अपने पड़ोस में गिलास में चाय ले जाते हुए बच्चे शर्माते हैं, वो 2 लीटर की लस्सी की 2 बोतल टांग के लेके आता है आपके बिना कहे। वो गुड़ लेके आता है, वो जब गन्ने का समय होता है तो गन्ने बांध के लाता है कि मैं जिसके घर जाऊं उसको दे दूं। इस ईमानदार, इस ट्रांसपेरेंट आदमी को मरने से बचा लीजिए। यही आपको ऑर्गेनिक खिलाएगा, यही आपको आंदोलन जिताएगा। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप किसी तरह से गांव में वापस लौटिए, गांव के पास जाइए, गांव को जानिए और गांव को जानने देने के और बहुत सारे तरीके जो है आप उपलब्ध कराइए। मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें डिसेंट्रलाइजेशन जैसी शब्दावली को यूज करके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, PRIs या उनकी ट्रेनिंग के नाम पे शोशेबाजी करके, इससे नहीं होना है, इससे नहीं होगा। आपको मैं एक चीज याद दिला देता हूं, शासक कोई भी हो, शासक यानी जो आपके ऊपर राज करना चाहता है, जब मुझे किसी के ऊपर राज, इसको कोट अनकोट लिख लीजिएगा, जब मेरी इच्छा आपके ऊपर राज करने की होगी तो मैं आपको ताकतवर नहीं होने दूंगा। मेरी आपके ऊपर राज करने की ताकत होगी तो मैं आपको सुविज्ञ, वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होने दूंगा भाई। अगर मेरी इच्छा आपके ऊपर राज करने की होगी तो मैं आपको शरीर से बलशाली नहीं होने दूंगा भाई, क्योंकि राज के लिए मेरा आपसे ताकतवर होना अनिवार्य है, पहली शर्त है। इसलिए ना मैं आपको शिक्षित होने दूंगा, ना मैं आपको स्वस्थ होने दूंगा, ना मैं आपको वेल इन्फॉर्म्ड होने दूंगा, ना मैं आपको किसी तरह के आत्मनिर्भरता की ओर जाने दूंगा। तब मैं आपके ऊपर राज कर सकता हूं। मैं केवल आपको गलत सूचनाएं, अधूरी और भ्रमित तरह कर देने वाली सूचनाएं दूंगा, आपस में लड़ाऊंगा, आपके गांव में आऊंगा, एक चौपाल में बैठूंगा, दूसरी के नजदीक से निकल जाऊंगा। अगली बार ये वो चौपाल हो जाएगी जिसमें मैं गया था, ये जिसमें मैं नहीं गया था, फिर से एक बंटवारा खड़ा हो जाएगा।
आज के इस बातचीत के माध्यम से मैं जो आपको जो चीज याद दिलाना चाहता था, जिसकी तरफ इशारा करना चाहता था, वो ये था कि पिछले 100 सालों के अंदर जब से महात्मा गांधी के मुंह से ये शब्द निकला होगा, जब उन्होंने ग्राम स्वराज की, खादी ग्रामोद्योग की बात की होगी, उस वक्त से संविधान के अंदर से होते हुए 73वें 74वें संविधान संशोधन के अंदर से होते हुए पंचायतों के बन जाने तक आने के बावजूद गांव पूरी तरह से पैरालाइज्ड क्यों हैं? क्या आपको पता है कि पंचायत को जो पैसा दिया जाता है उसके लिए नियोजन गांव नहीं करता है? आप अपने गांव के सरपंच से जाके पूछिए कि जो प्लानिंग आप करके देते हैं कि मुझे इस चीज के लिए पैसा चाहिए, आपको उसके लिए और उतना पैसा मिलता है, या अपनी मर्जी से आपकी पंचायत को जितना वो चाहे, जिस चीज के लिए चाहे वो पैसा देते हैं? इस आवाज को बंद कर दीजिए, इको हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन चीजों को आपको देखने की जरूरत है कि हो क्या रहा है और लिख क्या रखा है कानून की किताब में। संविधान के अंदर लिख रखा है कि आप अपनी दीवानी और जो आपके आपराधिक मामले हैं वो भी गांव में निपटाएं। आपके गांव में क्या बनेगा, आपके गांव में क्या रिपेयर होगा, आपके गांव में कौन सा प्लांट लगना चाहिए, आपके गांव में सड़क कहां कहां से निकलनी चाहिए, कौन सी गलियां पक्की होने चाहिए, आपके विद्यालय के अंदर इस बार कौन सी चीज की जरूरत है, कितने टॉयलेट बनेंगे, ये प्लानिंग गांव से होकर जाए और उसके लिए पैसा है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। गांव में पैसा आता है और उस पैसे पे पहले से एक कट लगाया जाता है कि ओ सरपंच आजा, उनको बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि ले 20 करोड़ की ग्रांट दूंगा। हालांकि मेरे से ज्यादा निकल गया, 20 लाख की कह देता हूं, 20 करोड़ की तो गांव को मिलती नहीं है। 20 लाख की ग्रांट दूंगा, 10 लाख तो मेरे। ये मैं ईमानदारी से सच्चाई बता रहा हूं। जो प्रशासक, जो भी प्रशासनिक अमला उनको ग्रांट दिलवाता है ना, उसका सीधा 50% कट है। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूं भाई साहब, शिक्षा विभाग के अंदर आपके गांव को अगर 3 कमरे बनाने की ग्रांट मिलती है तो गांव के अंदर ही जो गिद्ध हैं, गांव के अंदर और प्रशासन में बैठे गिद्ध आके कहते हैं 50% तो हमारा। इस 50% में जो तू चाहो बना ले। अब वो जो सरपंच है वो भी उसमें से बेचारा सरपंच पंच, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो भी कुछ न कुछ गुजारे लायक उसमें से रख लेगा। उसके बाद आपका मिस्त्री भी थोड़ी सी डांडी मार लेगा कि 2-1 का मसाले के बजाय मैं 2 आधे का मसाले में काम चला दूं। भाई साहब ये डांडी लगते 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 किस तरह की गलियां बनती हैं, कितना तारकोल डाला जाता है, किस तरह के लेंटर की क्वालिटी आपके गांव के स्कूल और आपके गांव के जो जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनकी बिल्डिंग्स कितने दिन चलती हैं, सारा आप तमाम देख रहे हैं। किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलती हैं, वहां पे किस तरह का राशन की सप्लाई है। आप गांव के अंदर जाके इन चीजों को चेक कीजिएगा। गांव के अंदर ये पूछेगा कि डाकिया आपके घर में डाक देने आता है या आपको पूछ के लेके आनी पड़ती है हफ्ते में। क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव अनभिज्ञ है। गांव सुविज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है। गांव को अपने जो अधिकार हैं उनका नहीं पता है। उनको हम या हमारे से और बड़े मगरमच्छ, जो राजनीतिक मगरमच्छ बनना चाहते हैं या बन चुके हैं, वो प्रयोग करते हैं, ट्रेलियों में रख के ढोके ले जाते हैं किसी स्थल पे, वहां उनको चाय पिला देंगे, समोसे खिला देंगे और वापस उनको अनलोडिंग कर देंगे गांव के अंदर। कई बार नहीं भी करते हैं, वही छोड़ देते हैं। हम इनका शोषण और इनका दोहन कर रहे हैं। हम उसी सत्ता पक्ष की तरफ मिले हुए द्वेषपूर्ण लोग हैं जो गांव का सत्यानाश करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में खुशी महसूस करने लगे हैं। आपको बुरा लग सकता है, अति लग सकती है, एग्जेजरेशन लग सकता है, लेकिन सच्चाई है कि मैं या आप गांव का भला करने के लिए बिल्कुल एक्सक्लूसिवली सोचते नहीं, हम दोहन करने की सोचते हैं। मैं आज गांव में भ्रमण करने घूमने जाऊंगा तो ये तो सोचूंगा कि हक है मेरा यार, गांव के किस्से किले में एक पाट का अपनी जीप में गिर लाऊं, कितने तो बथुआ पाट के गिर लाऊं। लेकिन कभी ये सोचते नहीं है कि ये एक पत्ता, एक पेड़, ये एक ईंख का जो आप तोड़ के लेके आए हैं गन्ना, ये उगाने के लिए किसी को पूरी रात सर्द रातों में खड़े रहना पड़ा होगा, उसके लिए कुछ नहीं करके आते हैं। मेरे ख्याल में समय काफी हो गया है,
मुझे नहीं पता है ठीक से, सच में मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया कि नहीं। हो सकता है आप में से कुछ ये भी कहते हैं भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया, तो कोई बात नहीं है, आप अपनी समझ का जायजा लीजिएगा। मुझे जो बात कहनी थी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैंने कही। मेरा निवेदन अंततः यही है, जितना मौका मिले जब मिले इस 88 करोड़ लोगों के पास जाइए, इनको सही सूचना दीजिए, इनको वो ताकत दीजिए कि वो गलत करने वाले के खिलाफ खड़े हो जाएं, इनको वो ताकत दीजिए कि आपके गांव का मास्टर यदि आपके हक के लिए खड़ा होता है तो जब उस मास्टर की गिरफ्तारी की बात आए तो गांव पीछे ना हटे। आपके गांव में यदि गलती से कोई युवा किसी अच्छे काम को करना चाहता है तो उसको मात्र ये कह के भगा ना दें कि ये टिकट लेगा अगली बार। भाई साहब ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए। वो आदमी किसी से टिकट की भीख मांगने जाए, इससे बढ़िया है कि आप खुद उसको इतना संबल प्रदान करें कि टिकट देने वाले गांव में आके उसको टिकट देके जाए। ये टिकटों से मत डरिए। साहब कांसीराम ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता सत्ता परिवर्तन से होके जाता है भाई साहब। और आप और हम क्या करते हैं, हमें दूसरे राज्य का कोई आके हमारे सर पे बैठ जाए उसकी तो वाह भाई, उसकी महापंचायत में 1 लाख लोग, और अपने यहाँ का आदमी कोई बैठ के पंचायत करने लग जाए उसमें 10 लोग आते नहीं है, उसको तो ये कहेंगे फलाने का यो इनका देख लिए 24 साल इलेक्शन में खड़ा पाओगा। और दूसरे ने न्यू कहे तू यूपी में इलेक्शन लड़ेगा, उड़े भी हम तेरी गया लावांगे, उड़े भी तेरी रैली इतनी बड़ी करांगे, पंजाब में लड़ेगा उड़े भी तेरी रैली इतनी बड़ी करांगे। भाई साहब मुजफ्फरनगर में जाके हाथ मजबूत कर रहे हैं एक आदमी के, दूसरा आदमी यहाँ पे रैली करना चाहता है, उसकी रैली में 4 मानस नहीं आते। शहर के अंदर एक दिन में, इसी चैनल पे आपने कवरेज देख रखी होगी कई बार, एक दिन में 5 प्रोटेस्ट साइट, 500 पे 20-20 आदमी। अरे निकम्मो इकट्ठे हो गए 100 आदमी हो जाते हैं, कितना बढ़िया हुए, पाख पाट जाती प्रशासन की, सारा मीडिया बटा नहीं है उड़े आ जाता, मजबूरी हो जाती है अखबार की आपकी बात छापना ना। मेरा झंडा तो फलाना रंग का है, उसका झंडा तो फलाने रंग का है, मेरा तो उस पार्टी से एफिलेटेड संगठन है, मेरा उस पार्टी से एफिलेटेड संगठन है। ये बंटवारे जो है ना, ये बंटवारे खत्म करने पड़ेंगे। और आज मैं शहरी बंटवारों की बात बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं सेशन को अब समाप्त कर रहा हूं। मेरे साथी मेरे सामने बैठे हैं, अगर कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया हो, कोई बात हो, कोई साथी इसमें ऐड होने की रिक्वेस्ट भेज गया हो, ऐसे साथियों को आमंत्रित करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और अगर नहीं है तो हम जल्दी से इसको बिना और ज़्यादा लंबा किए आज की बात को ख़त्म करते हैं। आज हमने बात की गाँव के सशक्तिकरण की, गाँव के स्वावलंबी होने की और उसकी ज़रूरतों की, और कुछ हल्के बहुत भारी नहीं किया, संवैधानिक प्रावधानों की बात की, वहां पे किस तरह की चीजें डाली गई हैं और वो किस तरह से एक छदम हमला करती है हमारी स्वायत्ता पे, और बात की जाती है विकेंद्रीकरण की, जबकि खासकर केंद्रीकरण ही वहां से किया जा रहा है। बात स्वास्थ्य सेवाओं की जाती है, स्वास्थ्य को ही लचर किया जा रहा है। बात शिक्षा की सेवाओं की जाती है, शिक्षा को ही लचर किया जा रहा है। बात गांव को स्वावलंबी करने की जाती है, लेकिन बिजली, इंटरनेट, पानी, ये सब गांव को छान के दिया जाता है, कहीं गांव का हाजमा खराब ना हो जाए। इस खेल को समझाएं। और अपनी, अगर आपने कभी गांव का दाना पानी खाया है, अगर आपके पिता ने, आपके दादा ने गांव का दाना पानी खाया है, तो लौट के जाइए अपने उस घर में, उस हवेली में, उस खेत में, देखिए वहाँ कितनी चौपालें हैं, उनकी क्या हालत है, देखिए वहाँ पे लाइब्रेरी बन सकती है क्या, देखिए वहाँ का डाकिया हर घर में जाके डाक देने लगा क्या, देखिए वहाँ की नालियाँ साफ चल रही हैं क्या। मैं ईमानदारी से कहता हूँ आपका 1 पैसा नहीं लगने देंगे वो लोग। आप जितने दिन गाँव में रहेंगे आपको खाने को, रहने को अच्छे से अच्छी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ें मिलेंगी, और आपको अच्छा लगेगा कि आपने समाज को पे बैक किया, समाज से जो लिया था उस समाज के लिए हुए में से चंद अंश आपने वापस लौटाए। भारत को स्वावलंबी बनाया, क्योंकि भारत गांव के अंदर बसता है, और भारत के किसान को स्वावलंबी बनाया, और भारत के 88 करोड़ लोगों को स्वावलंबी बनाया। ये अगर आप कर पाए तो आपको सुकून की नींद आनी शुरू होगी और एक अच्छी सम्मानजनक मौत भी प्राप्त होगी। महेश यादव हैं, वो लिख रहे हैं काफ़ी देर से कि आजकल हर विभाग में कार्यरत साथियों से जब बात करते हैं तो वो अपने मूल काम से दूर, प्रबंधन और संचालन से परेशान हैं। सब केवल आंकड़े और उनकी अदला बदली में लगे रहते हैं।
चीटियों वाली जो बात थी वो स्टिक बैठती। नाम क्या है साथी का, फिर से बताएं। महेश यादव। महेश जी, बिल्कुल सही आपने इशारा किया है। चीटियों वाला उदाहरण तो था ही, ये जानबूझ के किया जा रहा है और ये आज से नहीं किया जा रहा है। आप करीब करीब एक दशक से एक चीज देखिए कि सरकारी महकमों को बदनाम करने की कवायद चल रही है। सरकारी महकमा बदनाम कैसे होगा? शिक्षक को आप जो है गली में पहरा देने पे लगा दीजिए, शिक्षक को खुले में शौच कोई ना करे उस पे लगा दीजिए, वित्त विभाग वाले व्यक्ति को वोट की गणना में लगा दीजिए, जो स्वास्थ्य विभाग वाला व्यक्ति है उसको जनगणना में लगा दीजिए। आप हर कर्मचारी को उसके मूल काम से अलग करके जानबूझ के किसी अन्य काम में संलिप्त कर लीजिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी ना दे पाए। और जब परफॉर्मेंस अच्छी लगातार सभी की ना आनी हो तब सरकार उस महकमे को और उस महकमे के कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए एक जो स्टेटमेंट है वो छोड़ दे, हम सब के मुंह में शब्द भर दे, एक पर्सपेक्टिव हमें दे दे, ये सरकारी कर्मचारी तो सारे निठल्ले हैं, ये विभाग तो बंद हो जाने चाहिए, इनको तो घर भेज देना चाहिए, तो बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं। ये नैरेटिव गढ़ने के लिए जानबूझ के हर वर्ग के कर्मचारी को अपने मूल काम से अलग काम में जानबूझ के एंगेज किया जा रहा है ताकि इनको बदनाम करके इन यूनिटों को बीमार यूनिट, सिक यूनिट्स बता के, बीमार इकाइयां बता के इनको बेचा जा सके, जो कि मुख्य लक्ष्य आज के सत्ता पक्ष का है और आपके सामने है। सारी इकाइयां बेची जा रही हैं। महेश यादव जी का एक सवाल था, परंतु वो लगभग पूरा हो चुका है। तो भाई साहब, इसके लिए कोई कार्य योजना जिस पर काम किया जा सकता है और उस पर भी प्रकाश डालिए। गांव में जाएं, गांव में जाएं, गांव को ताकत दें और गांव को समझ दें। आपस में एक संगठित रहने के तरीके बताएं, फायदे बताएं। इसके अलावा कोई भी, देखिए दो तरह की चीजें होती हैं। आप किसी को फौरी तौर पे यानी इंस्टेंट फायदा देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को जाके एक सरदर्द की गोली दे दीजिए, पेट दर्द की गोली दे दीजिए, नींद की गोली दे दीजिए, उस दिन, उस रात, उस समय के लिए उसको आराम मिल जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसकी समस्या जड़ से खत्म हो तो आपको लंबे समय की औषधि और जो टिकाऊ हो उस पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहता हूं, चाहे वो सरकारों की मनमानी चल रही है, तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ लड़ना है तो 88 करोड़ लोग लड़ेंगे, शहर के लोग नहीं लड़ेंगे। वही लोग सरकारें बनाते हैं, शहर के लोग सरकारें नहीं बनाते। मैं आपको ये दो मुख्य चीजें बता रहा हूं, ना तो हम सत्ता के साथ लड़ते हैं, ना हम सत्ता को बनाते हैं। लहर जो बनती है ना सरकारें लाने में, किस पार्टी की सरकार आएगी, लहर भी गांव बनाता है। उस गांव का सुविज्ञ होना और उसमें आपका अंशदान और आपका योगदान होना एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। एक कह रहा कि दोस्त, हर गांव की पंचायत में संविधान की प्रतियां जो है वो रखी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रखी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही मैं बता दूं, संविधान तो आपके मोबाइल पे है, उसको पढ़ के उनकी देसी भाषा में बांच के बता कर आना पड़ेगा। भाई साहब, संविधान की और आईपीसी और सीआरपीसी की जो लैंग्वेज है ना, वह उन बुढ़ा के समझ में न्यू को ना हो मेरे भाई। जो अगर हमने कृषि कानून कति देसी भाषा में बताए थे, जब न्यू जाकर उनकी आत्मा के भीतर वह प्रोविजन छोड़ कर आ सकते हो तो वह बूढ़े कमाल कर सके हैं। लेकिन इतना टाइम मार दो नहीं, आप प्रति तो भेज देंगे भाई साहब। ये प्रति आने खेल मत पड़ो मेरे भाई, प्रति तो सारे प्रति पड़ी है, ठीक है ना। उनको जाके उनकी लोकल लैंग्वेज में छोटे छोटे समूहों में सिखाना समझाना पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट भी बताने पड़ेंगे। अगर ये ना हुआ तो क्या होने लग रहा है, उनको ये बताना पड़ेगा कि क्यों आज उत्पादक जो है वो लितर पहन का आंडन लाग रहा है, क्यों उसकी धोती गोबर में धसी हो रही है, क्यों वो उस तरीके के जो दकियानुसी चीज है उनको में फंस के रह गया है, उसकी मजबूरी क्यों होगी है। ये आपको उनकी आत्मा के अंदर रोपित करके आना पड़ेगा। क्या गांव में कोई मीटिंगें की जा सकती हैं, युवाओं को कोई मार्गदर्शन दिया जा सकता है? अरे खूब की जा सकती है भाई, खूब मीटिंग की जा सकती है। मैं तैयार हूं, मुझे आप किसी गांव में जो अप्रोचेबल हो, मेरे पास जिस दिन समय हो मुझे बुला लीजिए और वहां पे आप जो है उन लोगों को बुला लीजिए जो दिल से समझना चाहते हैं, और नहीं समझना चाहते हो, सिर्फ आना चाहते हो, वह भी बुला लीजिए। ये पक्की बात है कि जब वहां पहुंचेंगे तो उनको जरूर सिखा देंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती से लोगों को इकट्ठा करेंगे तो वो खुद तो सीखेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं सीखने देंगे। आप भले ही 100-200 आदमी इकट्ठा करें,
भले ही रात को कार्यक्रम करें, वहां ठीक ठाक बैठने का इंतजाम हो, ठीक ठाक अपना चाय पानी का इंतजाम हो, और कोई ताम जाम नहीं चाहिए। बोलन खातर इतना हो कि आदमी जितने हो उस संख्या के हिसाब से हमारे पास बोलने के साधन होने चाहिए। हम बात करेंगे, जितने सवाल होंगे, जितने प्रावधान होंगे, हमें पता नहीं है तो खोज के बताएंगे, और हम इसमें योगदान देने के लिए बिल्कुल तत्पर भी हैं और तैयार भी हैं। क्या इसमें सरकारी कर्मचारी भी शाम के वक्त मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? 100%। कोई भी ऐसी चीज, ऐसा नियम, उपनियम, धारा, नोटिफिकेशन, गाइडलाइन नहीं है जो एक सरकारी कर्मचारी को जन जागरण करने से रोकते हों। केवल आपको ध्यान इतना रखना है कि यदि आप बहुत बड़े क्रांतिकारी बनके जनता के सामने नहीं आना चाहते तो कुछ शब्दों पे संयम रखना होगा, कुछ नीतियों के नाम लेने के बजाय इनडायरेक्ट तरीके से उन पे बात करनी पड़ेगी। अन्यथा आप खूब जनसभाएं कर सकते हैं। आपको कोई नियम, किसी विभाग का कोई नियम उपनियम आपको जनसभा करने से, छोटी छोटी टोलियों में बात करने से, उनको संविधान की प्रतियां पढ़ के बताने से, उनके पंचायती राज एक्ट के अंदर क्या क्या उनके ताकतें हैं, क्या उनके पास जो प्रावधान है वो बताने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, और सवाल होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने, जिन लोगों ने इतनी देर तक सुना, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर से अपील करता हूं कि जो लाइव है वो 3 जगह चल रहा था। दी अवेयर के फेसबुक पेज पे चल रहा था, दी अवेयर के यूट्यूब चैनल पे चल रहा था, और मेरे डॉक्टर अजय मानव वाले पेज पे, फेसबुक पे लाइव चल रहा था। आपको लगे कि बातें किसी के काम आने लायक है या इसका अंश, तो इसको डाउनलोड करके, कट पेस्ट करके, जितना जिसको चाहे बांटे, ग्रुप में भेज दें। हो सकता है आपको काम का ना लगा हो, किसी और साथी के काम आ जाए। आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है और मैं कोई यूट्यूबर या ऐसा आदमी नहीं हूं। जो मुझे आपके के साथ बात करने का मन करता है मैं कर लेता हूं। बहुत ज़्यादा लाइव पिछले साल में मैंने नहीं किए हैं। मेरा मन था कि आज मैं गाँव की बात करूँ, मैंने की। आपको अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, आपको बुरा लगा क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गाँव।